नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक खास व्यक्ति से करवाने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 90 वर्ष का जरूर है, लेकिन उससे आज की तारीख में भी देश के नामी गिरामी जज और वकील खौफ खाते हैं। वो व्यक्ति जिसने ये निश्चित किया कि हम कभी भी इमरजेंसी ऐसी स्थिति को अपने जीवन काल में न देख सकें। शांति भूषण आज हमारे मेहमान। शांति भूषण जी, आप 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान आप कानून मंत्री थे। आप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कानून में 44वां अमेंडमेंट का संशोधन आप लेके आए, जिसके कारण देश में शायद दोबारा से इमरजेंसी की स्थिति कभी न उत्पन्न हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर कि क्या आप वाकई आश्वस्त हैं इस बात से कि अब भारत में जो 25 जून 1975 को हुआ वो भारत में कभी नहीं होगा? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। ऐसा इतना आश्वस्त किस लिए, कैसे? इसलिए है जो उस समय संशोधन संविधान में हमने किए कि जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो कानून देता, संविधान देता था, बोलने की स्वतंत्रता जिसमें प्रेस फ्रीडम शामिल है, मीटिंग करने की स्वतंत्रता जबकि हथियार न हो, पीसेबली आप कर रहे हो, फिर स्वतंत्रता यानी आपको गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप अदालत में जा सकते हैं, ये उस समय सस्पेंड किए गए थे। हम लोगों ने 44वें संशोधन में ये लिख दिया कि इमरजेंसी में भी ये मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आपकी बोलने की, और मैं इसके लिए कहता हूँ कि जब अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ और जब सरकार कह रही थी कि जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बन नहीं सकती संविधान में, और हम लोग कह रहे थे जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, 5-5 मेंबर्स, 5 सरकार के हों, 5 हमारे हों। जो 5-6 दिनों में जिस तरह से अन्ना आंदोलन सारे देश में फैला, सारे देश में लोग झंडे लेके निकल पड़े, उससे सरकार इतना घबरा गई। अगर वो उसके पास शक्ति होती तो वो इमरजेंसी लगा के, जैसे जेपी आंदोलन को समाप्त किया गया था, अन्ना आंदोलन को समाप्त कर देती। लेकिन फिर भी सर ऐसा क्यों है? अभी देखिए, हाल ही में बीजेपी के ही नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, सांसद भी हैं अभी भी, उन्होंने देखिए एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इमरजेंसी की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो इमरजेंसी को दोबारा ला सकती हैं, वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं, और ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। आप क्या उनके इस परसेप्शन से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी जी बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन कानून तो पढ़े हुए नहीं हैं, वैसे कानून समझते काफ़ी हैं। तो उन्होंने या तो भूल गए हैं कि 44वें संशोधन में हम लोगों ने क्या बोला था, और कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो कैसे वो कहते हैं कि यहाँ का लोकतंत्र समाप्त किया जा सकता है जिस तरह से 75 में हुआ। और जब आप 44वें अमेंडमेंट की जब आप बात कर रहे थे 1977 के दौरान, उस वक्त आडवाणी जी भी तो आपके साथ थे। आडवाणी जी का क्या रवैया था? आडवाणी जी 44th अमेंडमेंट के फेवर में नहीं थे। क्यों? उनका कहना था कि जो इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट कांग्रेस लाई थी, या तो हम बिल्कुल उसको रिपील करें एज ए होल, और या हम उसको अनछुआ छोड़ दें, और जिससे हम भी पावर में हैं, हमें भी जरूरत पड़ जाए कभी आगे चल के, कभी पड़ जाए। तो ये तो बड़ी मजेदार बात आप बता रहे हैं सर, क्योंकि आडवाणी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन इमरजेंसी के दिनों को याद करते ही बिता दिया। हर साल भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबा चौड़ा इस पे एक जलसा भी करती है कि देखिए भारत में वो काला दिवस था वो, और वैसा काला दिवस अब दोबारा नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, वो खुद चाहते थे कि जो शक्तियां, जो पावर इंदिरा गांधी के पास थी, वही पावर्स उनके पास रहे जब वो सत्ता में आए? ये ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उन शक्तियों का वो प्रयोग इस तरह से करते, लेकिन चाहते थे कि वो रहे। हाँ, वो रहे। हाँ, ये क्योंकि ये चीज हमने आज या तक तो नहीं हम सुनी। इंदिरा गांधी पे थप्पड़ मारे हैं पूरे 42nd अमेंडमेंट को खत्म करके, और या फिर हम रहने दें, हमारे पास रहेंगी शक्तियां। लेकिन शांति जी ये बताइए कि महात्मा गांधी ने बड़ी फेमस उनकी शब्दावली थी ये कि राजनीति में नेता का कद इतना मायने नहीं रखता है जितनी एक पूरी प्रणाली का कद मायने रखता है। क्या आप मानेंगे सर कि आज की तारीख में जिस किस्म की राजनीति हम देख रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि ज्यादातर नेता अपने खुद स्वयं को
अपने खुद की ब्रांडिंग को आगे करना चाहते हैं बजाय इसके अपनी पार्टी की ब्रांडिंग को। हाँ, अफसोस की बात है कि ये हो रहा, हर पार्टी में हो रहा है, करीब करीब हर पार्टी में। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, बीएसपी में मायावती, जयललिता एडीएमके, करुणानिधि डीएमके, और बंगाल में ममता तृणमूल कांग्रेस में, और कांग्रेस में मिसेस गांधी और राहुल गांधी। नहीं, ये तो ठीक बात है सर, लेकिन आपको ये नहीं लगता, जैसे आपने इतने जिन नेताओं का आपने नाम लिया, अब ये सब वो नेता हैं सर जो बड़ी भारी भारी मेजोरिटीज लेके आए हैं, चाहे जयललिता जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे मोदी जी हों, मुलायम सिंह यादव हों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हों, तो क्या इसका ये भी अर्थ मैं नहीं निकालूंगा क्या कि हो सकता है आज की तारीख में जनता जो है वाकई ऐसे नेताओं को पसंद करती है जिनकी खुद की ब्रांडिंग ज्यादा हो? देखिए, एक तो कारण ये है कि जिस तरह की आइडियल पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी, वैसी आज तक किसी ने बनाई नहीं। कोशिश की थी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पार्टी को भी मायावती की पार्टी की तरह बनाकर छोड़ दिया। कोशिश थी हम लोगों की, कोशिश शायद आगे भी रहेगी स्वराज अभियान के द्वारा कि फिर से जो आइडियल बिल्कुल स्वच्छ, जिसमें स्वार्थ से प्रेरित नहीं, सिर्फ जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए नीतियां बनाना, इलेक्शन जीतने के लिए नीतियां नहीं बनाना, ये सब सोचा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा कि इस तरह की राजनीति फिर से देश में एस्टैब्लिश। मतलब आप मानते हैं, आप आश्वस्त हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि यूटोपियन व्यू जो भी आपका फेल हो गया आम आदमी पार्टी के साथ आपके मुताबिक, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो मानना है कि वो भी एक फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ रही है, एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रही है। कोई फिलॉसफी, उन्होंने सारी फिलॉसफी खत्म कर दी। अरे ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया, रुपए लेके, करोड़ों रुपए लेके टिकट दिए। कोई पॉलिसी रही? क्या प्रूफ है सर इस बात का? बताइए कि लोगों ने मतलब पैसे ले लिए क्यों? मैं इससे पूछ रहा हूं सर सवाल आपसे ये, चूंकि बहुत से आपके मित्र ऐसे हैं, आपके मित्र दिल्ली में, जिनका ये कहना है दरअसल शांति भूषण जी के साथ भी वही समस्या है जो समस्या वो बाकी नेताओं के इर्द गिर्द खड़ी करते हैं, और वो ये कि उनका पुत्र मोह जो है वो इतना हावी है उनके ऊपर कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि अपने बेटे को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, और उसी के चलते वो सबको जो है कि अनाप शनाप बोलते हैं। सिर्फ हंस सकता हूं आपके ऊपर कि आप ऐसी बात सोच भी सकते हैं। मैं नहीं सोच रहा, ये आपके मित्र सोचते हैं। जो भी सोचता है वो या तो पागल है और या बिल्कुल बेवकूफ है। क्यों सर? लेकिन क्या ये सच नहीं, क्या ये सच नहीं कि देखिए जब प्रशांत भूषण का अरविंद केजरीवाल से जो उनका मनमुटाव हुआ, क्या ये सच नहीं कि प्रशांत भूषण जी दरअसल चाहते थे आम आदमी पार्टी में ही रहें, लेकिन आपने कहीं धमकी दी? वो चाहते नहीं, आपने धमकी दी कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे? चाहते नहीं थे वो उनके ऊपर दबाव बहुत सारे पार्टी के लोगों का, जो उनके शुभेच्छुक थे, उनका पड़ रहा था कि भाई आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैंने इसलिए इतना कठोर कदम लिया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। ईविल के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसा? अरे भाई, आप आइडियल के लिए लड़ रहे हैं, किसी पद के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता, आप जिस आइडियल के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए भी तो सर आपको ताकत तो चाहिए। क्या वो ताकत क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नहीं देती आपको? नहीं, लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ मॉरल ताकत चाहिए। नहीं, मॉरल था सर, ये मॉरल ताकत मतलब आप माने या ना माने, हिंदुस्तान में मॉरल ताकत ही हमेशा विजयी हुई है। क्या आप नहीं मानेंगे होगी? क्या आप नहीं मानेंगे शांति जी कि जिस प्रकार से अन्ना हजारे को देखिए, जंतर मंतर से जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ, वो कार्यक्रम, वो पूरा आइडिया कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा, इसलिए जुड़ा चूंकि बहुत से सैनिक सड़कों पर उतरे, बहुत से ऐसे जो युवा आवाज थी वो सड़कों पर आई, और इसलिए लोगों का मन बना। अगर आप सिर्फ मोरालिटी की बात करते तो आप तो जंतर मंतर पे रहते सर। नहीं, देखिए क्यों जुड़े, क्योंकि उनको लगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे पास हथियार है, जन लोकपाल बिल, जो हम पास करके और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। ये उनको विश्वास हुआ। आज भी जिस दिन जनता को विश्वास हो जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी पद के लिए नहीं, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, सिर्फ जनता के लिए काम करने। अरे कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े लोग? इसलिए नहीं जुड़े कि उनको पद चाहिए था। पद कितने लोगों को मिल सकता है? इसलिए जुड़े कि देश की आज़ादी उनको लगा कि अच्छी चीज़ है, और इसलिए उसके साथ जुड़े। अच्छी चीज़ जब आएगी, अच्छे लोग उसको लेकर आएंगे, देश के लोग जुड़ेंगे। तो मैं अगर आपसे ये कहूं सर कि दरअसल नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री
और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो क्या ये सही होगा? हाँ, ये तो ठीक है कि भाई इस मामले में दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अपने आप को आगे करिए, अपने आप को पार्टी जाए बाढ़ में। हाँ, उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को हमेशा आगे किया और ऐसा काम किया कि भाई मैं ही लीडर बन जाऊं। लेकिन उसका देखिए, अब दोनों ही जो मैंने उदाहरण आपको दिए, देखिए दोनों ही कैसे, जब उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रहार होता है तो उनकी जो खुद की इंडिविजुअल ब्रांडिंग होती है वो भी तो फिर कैसे वो फेल करती है ना सर, वो भी तो टूट जाती है। देखिए, हाँ, तो फेल होंगे इस मामले में, तो फेल होंगे, दोनों फेल होंगे। लेकिन ये दूसरी बात है कि अगर उनके पास अच्छे आइडियाज हैं जिसमें देश की जनता के लिए वो कुछ करके दिखा पाए 1-2 साल में, तब तो वो सक्सीड करेंगे, लेकिन वरना नहीं सक्सीड करेंगे। स्वागत है, हम आज बातचीत कर रहे हैं हॉट सीट पर शांति भूषण जी से। ऐसा आपसे बात करके क्यों लगता है कि दरअसल शांति भूषण जी बड़े गुस्से में हैं, वो खुंदक में हैं, वो नाराज हैं कि एक बड़ी अच्छी एक शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी से, और कहीं ना कहीं आप खुद या आपके सुपुत्र प्रशांत जी जो है, कहीं ना कहीं वो दोनों इस नए आयाम में कहीं अच्छे से फिट हो जाते, वो पूरा आयाम ही जो है कि छीन लिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं उसमें कोई पद चाहता था? नहीं, मैं नहीं कह रहा आप पद चाहते थे, आप यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप और आपके बेटे, मैं दोनों का नाम बेटे नहीं, अरे बेटे के पास क्या कमी है? उसका चारों तरफ नाम है, उसको माना जाता है फर्स्ट PIL लॉयर, जिसको लोग मानते हैं कि 2G और ये जितना ये सब कोलगेट वगैरह सब उसकी देन है, और उसको क्या चाहिए? तो फिर अरे उसको नाम चाहिए, तो नाम तो उसका हो चुका है। सर यही तो मुझे बताइए, एक और आप लड़े ए राजा से, एक और आप लड़े सुरेश कलमाडी से, और कितने बड़े बड़े स्कैम्स का जो है आप लोगों ने पर्दाफाश किया। आप लोग अरविंद केजरीवाल से ही सुलह क्यों नहीं कर पाए सर? मतलब सुलह मैं शब्द यूज कर रहा हूं, कोई क्या मतलब अरविंद केजरीवाल क्या इतने बड़े मुजरिम थे? इन सबसे बड़े? बिल्कुल, इन सबसे बड़े, उतने ही बड़े मुजरिम। क्यों? जिन्होंने एकदम पार्टी को, ये लोकतांत्रिक पार्टी तय हुई थी कि इसमें कोई किसी इंडिविजुअल को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सब लोगों को मिलके बनाई थी, सारे लाखों लोगों ने मिलके बनाई थी। इसका केंद्र कुछ दूसरा था और उन्होंने अपने को प्रमोट करने के लिए हर जगह अपनी तस्वीर लगानी शुरू कर दी। इसका साल भर पहले मैंने जुलाई में पिछले साल उनको एक भेजा था ईमेल, जिसमें मैंने लिखा था कि मुझे तो तुमसे बहुत शिकायत है, तुमको कन्वीनरशिप छोड़नी चाहिए, जिसमें उनका जवाब भी आया था, जब आप कहेंगे 15 मिनट में मैं छोड़ दूंगा। मैंने लिखा कि ये तुम्हारा ईमेल वैसा ही है जैसा तुमने अन्ना को लिखा था, इसको मैं सीरियसली नहीं ले सकता अपने। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, लेकिन सर मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि देखिए जो आप बात रख रहे हैं, बिल्कुल यही बातें आडवाणी जी ने मोदी जी के खिलाफ कही थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने स्वयं को, उनकी जो खुद की छवि है वो उसी को बनाने में आगे लगे रहते हैं। यही चीज केजरीवाल जी के बारे में कही गई। लेकिन देखिए केजरीवाल जी को कितने वोट मिले? 67 सीट वो लेकर आए, 282 सीट नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल जिन लोगों की पर्सनैलिटी को हम बहुत ज्यादा ओवर डोमिनियरिंग मानते हैं, जनता उन्हीं लोगों को पसंद कर रही है? तो क्या हम ये मान रहे हैं कि जनता गलत है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जनता को जब या तो ऑल्टरनेटिव दिखे कि कोई बेटर ऑल्टरनेटिव ना होने की स्थिति में उसको छांटना पड़ता है कि जो सामने हैं इनमें से कौन सबसे कम बुरा है। तो जनता के सामने और कोई है नहीं, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट का सिनेरियो है। और एक दूसरी बात है, एक नया आदमी एक दफा बेवकूफ बना सकता है जनता को, बार बार नहीं बना सकता। मायावती ने भी एक दफा बनाया था, मुलायम सिंह ने भी बनाया था, सब ने बनाया है। लेकिन जब तक आप अच्छा काम जनता के लिए करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा आपको ये सब बातें सर मैं इमरजेंसी के संदर्भ में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी का जो व्यक्तित्व था उस वक्त, लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में सबसे पहली डिक्टेटोरियल नेता बनकर आई, एक अथॉरिटेरियन नेता बनकर आई। अब देखिए चारों तरफ हमें किस प्रकार के नेता देखते हैं। उसी क्रम में अगर मैं आपसे पूछूं सर कि देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है, 2 मौजूदा कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तीनों के ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का काम किया है। एक एक करके अगर मैं बात कहूं, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सुषमा स्वराज जी ने जो ललित मोदी के मदद की, जिसके लिए विपक्ष उनका लगातार इस्तीफा मांग रही है, क्या सुषमा स्वराज जी ने सही किया? देखिए मेरी राय में तो सही किया।
अगर मैं उनकी जगह मंत्री होता तो मैं भी यही करता। आप एक भगोड़े की मदद करते। हाँ, आप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करते जिसके खिलाफ संगीन जुर्म के आरोप अगर भगोड़े की पत्नी कैंसर से सफर कर रही है और भगोड़ा जाके उसकी कुछ मदद कर सकता है, अगर ऐसी मदद उसकी करने से देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होने वाला है, तो मैं करता। इसका तो ये भी अर्थ निकाला जा सकता है ना सर, कि बड़े लोग कहते हैं कि कल को दाऊद इब्राहिम भी कहे कि भाई मेरी बेटी की शादी है या मेरी बीवी को कुछ हो गया है, अगर दाऊद तो मुझे भी जाने दीजिए। अगर दाऊद, हालांकि वो भारतीय नेशनल, अगर दाऊद इब्राहिम के साथ भी ऐसी सिचुएशन आए और कंट्री के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर उनको छोटी मोटी मदद दी जाए तो मुझे मैं दूंगा। आप देंगे? मैं दूंगा। अच्छा, स्मृति ईरानी के बारे में फिर बताइए। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी डिग्री को लेकर, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर अपने इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने झूठ बात लिखी। क्या उनका इलेक्शन का काउंटरमार्ड नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैंने समझा है, उन्होंने एक एफिडेविट में ये बीए होने का शब्द प्रयोग किया था, दूसरे एफिडेविट में बीकॉम लिखा था। उन्होंने शायद ये नहीं लिखा था कि मैंने बीए पास किया है या बीकॉम पास किया है। अगर मेरा सोचना सही है कि उन्होंने पास वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बीए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी और इसलिए एफिडेविट उनका झूठ नहीं है। कानून उसमें यह है, अगर एफिडेविट झूठ हो तो बहुत एक जुर्म है, उसके लिए आप जेल जा सकते हैं। लेकिन उसका सब अलाउंसेस करने के बाद कि उनका मतलब क्या था, जब तक ये स्पष्ट ना हो कि बिल्कुल जो बात कही गई है झूठ है, तब तक उसमें सजा नहीं हो। तो इसका मतलब ये कि जो जितेंद्र तोमर जी, जो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री थे, जिनको हटा दिया गया और अब वो जेल में गए, जितेंद्र तोमर का जो केस है वो आप स्मृति ईरानी के केस से एकदम अलग देखते हैं? बिल्कुल फर्क है। जितेंद्र तोमर तो वकील बन नहीं सकते थे जब तक लॉ उन्होंने पास नहीं किया, इसलिए लॉ की डिग्री उन्होंने बार काउंसिल में सबमिट की, जो फोर्ज निकली। ये तो बिल्कुल फोर्जरी का केस है। इसका स्मृति के ऊपर फोर्जरी का केस नहीं कोई। शांति भूषण जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।